नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न कहाँ से आए थे। तो ये मैंने खुद दिया था ये पेपर। तो इसमें जो प्रश्न थे वो हमारे जो डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की जो ये बुक है हिंदी का गद्य साहित्य इसमें से थे। और जो हमारी बच्चन सिंह की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से थे। तो जो पद्य भाग था वो बच्चन वाली बुक में से था और गद्य भाग हमारा डॉक्टर रामचंद्र तिवारी वाली बुक से था। ठीक है। तो इसमें मैंने शुरू के 100 पेज करवाने का टारगेट किया है आपको। उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ मैं। तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हमारे इसमें जो हिंदी गद्य का स्वरूप एवं विकास दे रखा है। देखो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाती हूँ इसमें क्या कुछ है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा हिंदी गद्य का स्वरूप विकास, हिंदी गद्य की विधाओं का विकास जिसमें हमारे निबंध आते हैं, आलोचना आती है, ये आलोचना है। उसके बाद में छायावाद और उसके बाद की हिंदी आलोचना, नए समीक्षक, फिर उपन्यास आते हैं, फिर हमारे कहानी, नाटक, जो भी अन्य गद्य विधाएं हैं वो सब आती हैं। और फिर हमारे जो लेखक हैं, इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं उनके बारे में है, जो हमारे इम्पोर्टेंट समीक्षक हैं उनके बारे में भी है, संपूर्ण दे रखा है। उसके बाद में हिंदी गद्य का स्वरूप विकास में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे। इसमें टोटल 1144 पेज है। 1144 पेज है। तो अगर एक दिन के हम 100 पेज कर लेते हैं तो ये हमारा 11-12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। कुछ एक इसमें बीच में जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैं छुड़वा भी दूंगी। तो अब देखते हैं हम शुरू के 100 पेज में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है। तो जो पहला ही प्रश्न था वो हमारा यहाँ से था। गंगा नहाए धर्म हो पापू जा, जस जस धर्म बाढ़ तस तस पापू घाट, जब जब धर्म बाढ़ तब तब पापू ओहट, जैसे जैसे धर्म जाम तैसे तैसे पापू खाम, जेई जेई धर्म पसर तेई तेई पापू ओसर, यह यहाँ धर्मो चढ़ तहा तहा पापू खस, जहाँ जहाँ धर्मनाद तहाँ तहाँ पापू मान। तो यही जो कोटेशन थी जो कि त्यों हमारे एग्जाम में पूछी गई थी। और ये पूछा गया था कि ये जो हिंदी का गद्य विकास हुआ है, ठीक है, इस रूप में जो ये विकास हुआ है ये किस पुस्तक से लिया गया है, उस रचना का नाम बताना था। तो ऑप्शन में दे रखे थे उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, राउरवेल, कुलमाल्या कथा। तो इसमें से हमें ये बताना था कि भाई कौन सी रचना से ये उदाहरण लिया गया है। जो हिंदी भाषा का जो गद्य विकास है वो किसके द्वारा हुआ है। तो ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अंतर्गत ये हमें कोटेशन देखने को मिलती है। ठीक है। और ये जो मेंशन कहाँ कर रखी है, कीर्तिलता के अंतर्गत, जबकि ये आएगा इसमें, क्योंकि ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण का गद्य का एक नमूना पेश किया गया है। तो ज्यादातर बच्चों ने कीर्तिलता किया होगा जो कि गलत था। उसके बाद देखते हैं हम पेज नंबर, मैंने यहाँ आगे नोट कर रखे हैं तो उनके अनुसार ही चलेंगे। ये कि जो दक्षिणी गद्य की पहली पुस्तक है वो कौन सी मानी जाती है, मेराजुल आशकीन। उसके बाद में यदि आपसे उर्दू की पूछ ले, उर्दू की यदि आपसे सबसे पहले उर्दू की गद्य रचना पूछ ले तो वो आपको बतानी है सबरस। ठीक है। सबरस जो है वो हमारी हिंदी की, उर्दू की, ये रही। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताती चलूंगी क्योंकि एग्जाम अभी दोबारा होगा। एक ये बहुत पूछा जाता है कि यह वह कहानी है कि जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। तो ये इंसा अल्लाह खान ने अपनी जो रचना रानी केतकी की कहानी जो लिखी है उसमें इस कोटेशन को डाला हुआ है। एक ये हम देखते हैं कि 1816 ईस्वी में अंग्रेजी के समर्थक डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय
की सहायता से कलकत्ते में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। ठीक है, तो इसको आप नोट करते चले, जो जो मैं बताती चली जा रही हूँ। उसके बाद में हमारे जो प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी गद्य से संबंधित शुरुआत वाली, तो देखो इन लेखकों का आपको जन्म वर्ष कहीं नहीं मिलेगा। जैसे लल्लू लाल जी का हो गया 1763, सदल मिश्र का हो गया 1768, इनको आप नोट करते चले। फिर आती है हमारी जो शिक्षा संस्थाएं हैं। कंपनी सरकार के समय में भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था। देसी जनता को यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने की आवश्यकता कंपनी सरकार को भी महसूस हुई थी और उसने जनता की भाषा में ही इस ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसका जो मतलब पर्पस था, जो भी सिविल सेवा में आने वाले ऑफिसर थे तो उनको अनेक भाषाएं सिखाना था। तो उन भाषाओं में देखो अंग्रेजी भाषा तो उनकी प्रमुख भाषा थी, साथ ही साथ संस्कृत, अरबी, फारसी और लोक भाषाएं ये भी वो सिखाना चाहते थे फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से। आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। शिक्षा संस्थाएं के बाद में आते हैं कि कचहरियों की भाषा पहले उर्दू कर दी गई थी, बाद में फिर वो खड़ी बोली हिंदी की गई। समाचार पत्रों की भाषा भी फिर बाद में धीरे धीरे खड़ी बोली होती चली गई। राजा शिव प्रसाद सिंह है, इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है गद्य के विकास, हिंदी गद्य के विकास में। इनका जन्म वर्ष आप नोट कर सकते हैं 1823। लल्लू लाल जी का 1763 है, सन्दल मिश्र का 1768 है और शिव प्रसाद सितारे हिंद का 1823 है। उसके बाद में हमारे आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 है। ये तो आपको पता ही होगा, बताने की आवश्यकता है नहीं। इनसे पहले जो नवीन चंद्र राय हैं, इन्होंने पंजाब में हिंदी का खूब प्रचार प्रसार किया। इनका जन्म भी है 1863 और ब्रह्म समाज के सिद्धांतों के पोषक थे और हिंदी भाषा के कट्टर समर्थक थे। लगभग इसी समय पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी, जिन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, कौन सा उपन्यास लिखा है, देवरानी जेठानी की कहानी, ने भी घूम घूम कर पंजाब में हिंदी का प्रचार किया और वर्णाश्रम धर्म की स्थापना भी की। देखो इतनी जल्दी हमने 40 पेज कर लिए हैं तो जल्दी ही ये खत्म हो जाएगी। आज मैं इसमें टोटल 100 पेज करवाऊंगी। जो 100 पेज में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं बताती चलूंगी और जहां आपको लगे वहां आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये 1000 रुपए की बुक आई थी तो इतना सभी के पास नहीं होता है। मैं सबकी मजबूरी समझ सकती हूँ, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले करके और फिर आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे श्री बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 1844 है। आपको पता है इन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे हैं, हिंदी गद्य के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद है, 1855 इनका जन्म वर्ष है और इनका जो देहांत 1923 में हुआ था। आप देखते हैं द्विवेदी पूर्व युग में हिंदी गद्य की विशृंखलता कि उसमें क्या क्या घटित हो रहा था। तो बंगला प्रांत के निवासी गद्य लेखक कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग करते थे। बंगला से अनुदित हिंदी ग्रंथों में भी यही प्रवृत्ति कार्य कर रही थी। महाराष्ट्र प्रांत के निवासी हिंदी गद्य लेखक मराठी एवं संस्कृत शब्दों से युक्त गद्य का व्यवहार करते थे। लज्जाराम मेहता ब्रज की बोलचाल की भाषा मिलाकर सरल हिंदी का प्रयोग कर रहे थे। काशी के कुछ पंडित हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों को अधिक से अधिक भर देने के प्रयत्न में थे। उसके बाद में आते हैं हमारे पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, कि इनका नाम तब तक लिया जाएगा जब तक व्याकरण की शुद्धि को भाषा के लिए आवश्यक माना जाएगा। ये इनके बारे में है। इन्होंने क्या क्या किया था, ये 4-5 चीजें यहाँ लिख रखी हैं कि भाई जैसे भाषा के में विराम चिन्हों के प्रयोग तथा लेखों को पैराबद्ध करने की आवश्यकता पर बल। उन्होंने प्रांत शब्दों के स्थान पर व्यापक स्वीकृति वाले शब्दों के प्रयोग पर अधिक बल दिया। अश्लील शब्दों के प्रयोग का घोर विरोध किया। हिंदी गद्य को सरल तथा कहानी कहने के से ढंग में ढालकर एक निश्चित रूप देने की चेष्टा की। तो ये 5 कार्य इन्होंने किए थे अपने। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम द्विवेदी जी की प्रारंभिक कृतियों में कटुता, जटिलता, स्थिरता आदि अन्य भाषा दोष भी हैं। देखो सर्वगुण संपन्न तो कोई नहीं होता है। उसके बाद में प्रौढ़ता आती है हमारी
जो भाषा शैली है उसमें। फिर छायावाद आता है, छायावाद के अंतर्गत जो प्रसाद जी हैं, निराला है, महादेवी जी हैं, ठीक है। तो ये इनसे संबंधित है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर और स्वयं पढ़ते चलें। ये बुक मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो, यहीं से आप पढ़ सकें। मैं आज केवल 100 पेज करवाऊंगी, अगले 100 पेज अगले जो पार्ट 2 डालूंगी उसमें डाल दूंगी। तो टोटल मैं 12 वीडियो डालूंगी इससे संबंधित। इसमें आप त्रिलोचन, केदारनाथ सिंह, जो भी गद्य लेखक है उन सब के बारे में, और लास्ट में हमारा आ जाता है उपसंहार। प्रयोगवादी लेखकों में भी जो गद्य का विकास हुआ था वो भी यहाँ मेंशन है। जैनेन्द्र जी के बारे में है, वृंदावन लाल वर्मा है, उनके जो ऐतिहासिक उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के बारे में है, गे के बारे में है, देरिदा के विखंडनवाद के बारे में है। शुरुआत में जो भी व्याकरण की त्रुटियां थी, उच्चारण दोष था, धीरे धीरे उनमें संशोधन होता रहा और एक शुद्ध रूप हमारे सामने आया। ठीक है, लास्ट में हम समस्याओं को देख सकते हैं कि विगत 100 वर्षों में हिंदी गद्य का जिस प्रकार विकास हुआ है उसे देखते हुए उसका भविष्य उज्जवल ही माना जाएगा। अब देखते हैं हम हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, जिसमें हमारे निबंध, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक और हिंदी साहित्य की अन्य गद्य विधाएं जैसे कि आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण और रेखा चित्र, गद्य गीत, पत्र साहित्य, डायरी, रिपोर्टाज, इंटरव्यू, लघु कथा, कैरिकेचर, एक आलाप और निष्कर्ष। ठीक है, आपकी बार गद्य गीत में से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देखो मैं हाईलाइट नहीं करती हूँ, पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ ले। अगर मैंने हाईलाइट कर दिया तो केवल आप वही पढ़कर जाओगे, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ोगे। यहाँ थोड़ा धुंधला हो गया था वीडियो में, तो दोबारा देख लीजिए आप। गद्य गीत से प्रश्न पूछा गया था, तो मैं कोई हाईलाइट नहीं करती हूँ कलर से, केवल आपको जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो उपलब्ध करवाती हूँ ताकि आप खुद ये सोचे और समझे कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ना कि मैं आपको बताऊं। आप खुद ढूंढोगे तो आप एक खोजी शोधार्थी विद्यार्थी बन पाओगे। यहाँ सबसे पहले निबंध के बारे में दे रखा है, जो भी हमारे निबंधकार हुए हैं, निबंध लिखने की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई, विक्टोरिया युग में हुई, किसने की, जो प्रमुख जो लेखक हैं उनके बारे में है, और फिर हमारे भारतीय जो निबंधकार हैं उनके बारे में है। भारतेंदु युगीन में भारतेंदु हो गए, राधा चरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री, तो ये सब है। भारतेंदु जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं। पूरी बुक मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है। फिर जो इसकी सामान्य विशेषताएं उसके बारे में है। द्विवेदी युग के अंतर्गत जो जो हमारे निबंधकार आते हैं ये सब इधर दे रखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर के और गुलाब राय तक। देखो कैसे कैसे उपन्यास है, हैदर अली की क्रूरता, हरिदास मणिक ने लिखा है फ्रांस का राष्ट्र विप्लव, महेंद्र पाल सिंह। इधर हम भाषा और व्याकरण को देख सकते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ है। शैली की दृष्टि से वर्णनात्मक, भावात्मक, और ये देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है कौन सी चीज कहाँ से ली गई। जैसे अब घुमक्कड़ मर्यादा, जून जुलाई 1913, ये जो लेख छपते थे उनमें से भी डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने चीजें उठा रखी है। तो 80 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हम 81 नंबर पर अध्यापक पूर्ण सिंह के जो निबंध है वो भी बहुत ज्यादा आपको पता है इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने 6 निबंध लिखे हैं, विशिष्ट स्थान बनाया है इन्होंने केवल 6 निबंधों के आधार पर ही। मजदूरी और प्रेम इनका सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। ये छायावादी युगीन हिंदी निबंध आ जाते हैं। फिर हमारे उसमें ये सारे हैं, देखो आपको ये जन्म वर्ष के अनुसार मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे जन्म वर्ष के अनुसार कहीं और भटकने। 85 पेज हमारे हो गए। अब आता है 86वां पेज, डॉक्टर राजबली पांडे जो लिखते हैं। यहीं से तो हमारी कोटेशन पूछी गई थी कि किसने क्या कहा है। ये मैंने साथ साथ यहाँ दोबारा इनकी जो जन्म वर्ष लिख रखे हैं।
आप कमेंट करके बताना कि पेज आपको सही से दिख रहे हैं या लाइट और की आवश्यकता है आपको। ठीक है, पूरे पेज आपको दिखाई दे रहे हैं या कहीं से कट रहे हैं। रामिला शर्मा के बारे में इधर भागीरथ मिश्र है, विजेंद्र स्नातक हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, नलिन विलोचन शर्मा हैं, प्रभाकर माचवे हैं, अमृत राय हैं। ये जो हमारे आधुनिक निबंधकार हैं उनके बारे में भी है, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर अब की बार हमारे जो आधुनिक निबंधकार हैं, आधुनिक जो लेखक हैं, उनसे प्रश्न पूछे गए थे। गद्य गीत से संबंधित या आत्मकथा से संबंधित, जीवनी से संबंधित हमारे आधुनिक पूछे गए थे, ना कि हमारे आदिकाल भक्ति काल से संबंधित। तो ये 100 पेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं शिव प्रसाद सिंह तक। 101 वाला जो पेज है वो हम अगली वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, आशा करती हूँ आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से मिली होगी, और आप इसको धीरे धीरे वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो भी आपको लगे उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने रजिस्टर में वन लाइनर बना करके, और यहीं से आपका प्रश्न जो एग्जाम आएगा, जो री एग्जाम होगा, अभी उसकी कोई डेट तो कंफर्म हुई नहीं है, लेकिन वो जल्दी ही करवाएगी सरकार। तो आप इसमें लगे रहें। और यदि आपको यहाँ से थोड़ी बहुत भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।